हेलो स्टूडेंट्स। आज से जो है पॉलीटेक्निक की जो हिंदी में पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर के लिए जो क्लासेस होती हैं उसमें एक वो सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उसको हिंदी में पर डे जो है आज से इसमें प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पे। तो इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए सब लोग जानते ही हो आजकल कि सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लेना, और जिस पे ऐसा वाला चिन्ह बना हो वो वाली बेल आइकन को दबाना। इस ऐसे इधर करके जो चिन्ह बना होता है, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो आज हम BEE का चैप्टर फर्स्ट का कुछ मटेरियल पढ़ाते हैं। तो जिससे क्या है कि अभी सब लोग कोरोना के टाइम में सब लोग घर पे हो, तो वहीं से तुम लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो अगर मान लो पेपर होते हैं तो सबको नॉलेज रहेगी। अगर मान लो जैसे सुना जा रहा है कि जैसे BEE और ये यूपी में सभी लोगों को हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, वैसे ना हो तो ज़्यादा सही है, पढ़ाई होनी चाहिए सभी के लिए। लेकिन ऐसे हालात देखते हुए सुना जा रहा है कि प्रमोटिंग का सिस्टम आ सकता है, तो वो चीज़ हम लोगों को डिपेंड नहीं करती। देखो प्रमोट होना है, अगर हो भी जाते हैं तो क्लास में इंक्रीज़ हो जाओगे, ठीक है, अगली क्लास में पहुंच जाओगे, लेकिन नॉलेज उस क्लास की छूट जाएगी। तो इससे क्या है कि घर पे रह के इन वीडियो को देखो, वीडियो देखकर नॉलेज को गेन करो। पेपर होता है तो उसमें अच्छा अटैम्प्ट करो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम उसमें नॉलेज तो लिए। अगर मान लो फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट होता है BEE, और मान लो हमने BEE सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा, बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो जो है इलेक्ट्रिकल के बड़े सब्जेक्ट जो भी आएंगे तो उनमें हमको सब में डाउट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे टाइम पे हमको अच्छे से घर पे रह के नोट्स भी बनाने, पढ़ना भी है, क्योंकि आगे चल के कभी भी ऐसा होगा कि जो टेस्ट पेपर आते हैं जिनसे नौकरी मिलती है, उनमें कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पेपर डाल दिए हो तो उसको नौकरी लग जाएगी कोरोना या कुछ आने की वजह से, कि चलो पेपर नहीं हो पा रहा है। वो भले ही पेपर कितना भी आगे बढ़ता जाए, लेकिन पेपर होगा, और होगा तो ये सभी सब्जेक्ट उसमें आएंगे भी। तो हमको नॉलेज लेते रहना है और पढ़ते रहना है घर पे एकदम बढ़िया से। ठीक है, प्रमोट होगा या नहीं होगा इसको लेके बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो देखो हम पहला चैप्टर का कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ो, और रोज़ इस पे वीडियो आएंगी, तो रोज़ ही ना, पर डे हमको यहीं से पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, देखो पहला चैप्टर है इसमें BEE में दिष्ट धारा परिपथ का विवरण या अवलोकन। ठीक है, जो हमारी AC करंट होती है उसके बारे में जानना, उसके बारे में वैल्यू निकाल के सीखना, कैसे क्या करते हैं, क्या क्या एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला जो है डेफिनेशन होती है वो किसकी पढ़ते हैं हम कभी भी, विद्युत धारा। अगर हम कभी भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसमें कोई कहीं ना कहीं करंट बहती है। ठीक है, तो करंट होती क्या है उसको हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कैसे हम कोई कहे कि परिभाषित करो कि करंट क्या है, तो कैसे उसको बताओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को देखो, विद्युत धारा का अंग्रेजी नाम करंट है। विद्युत धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है, किसी चालक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक, ठीक है, चालक कभी भी, जैसे गांव में क्या बोल देते हैं हम लोग, तार बोलते हैं, तो जब लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो हमको कभी भी तार नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, चालक, अर्धचालक और कुचालक, 3 शब्दों का प्रयोग करके इलेक्ट्रिकल के मटेरियल्स को बोलना चाहिए, एलिमेंट्स को। ठीक है, कि ये चालक, तो चालक कौन से होते हैं, जिनमें हम करंट को फ्लो करा लेते हैं। ठीक है, अच्छे से फ्लो होता है। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बह के जा रहे हैं, इस चीज़ को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर कोई देखो बच्चा देखना चाहे तो उसके लिए भी लिख दिया, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर। ठीक है, किसी भी चालक के अंदर आवेशों के या इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के दर को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड या एम्पियर होता है। ज़्यादातर हम इसको एम्पियर में पढ़ते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I = Q/T विद्युत धारा का सूत्र होता है। ठीक है, तो क्यों, जो Q जो है आवेश है, T जो है सेकंड है, तो प्रति सेकंड में कितने आवेश गए, इसके अनुपात को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ ऐसे इसको याद रखना है हमको। आगे देखो, जहाँ Q बराबर आवेश और T बराबर टाइम होता है, किस में, सेकंड में, बस इतना याद रखना है। T बराबर जो टाइम होता है वो किस में होता है, सेकंड में होता है। ठीक,
जब किसी चालक में प्रति सेकंड 6.26 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो इसका मतलब 1 एम्पीयर धारा कहलाता है। ये एक याद रखने वाला पॉइंट है कि अगर इतना मटेरियल दिया है कोई बोले तो हमको याद आ जाना चाहिए कि इसमें 1 एम्पीयर करंट जो है फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम चित्र से देखना चाहें कैसे समझेंगे तो इसमें क्या है कि मान लो ये कोई बैटरी लगी हुई है, घर में सभी लोग डीसी बैटरी जानते हैं, और उसके आगे एक हम किसी तार को उसके ऐसे करके जोड़ दें कि उसके प्लस में और नेगेटिव में लाके जोड़ दिया जाए तो उसमें लगे हुए रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट फ्लो होगी। अगर मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट लगा है, मान लो बल्ब लगा है, तो बल्ब उतनी तेज़ी से जलने लगेगा। अगर मान लो बल्ब नहीं लगा, सीधा सीधा तुम तार लगा दी तो उसमें चिंगारी छूट जाएंगी, स्पार्क हो सकता है। और स्पार्क नहीं हुआ, अगर उसका रेजिस्टेंस कम हुआ तार का बैटरी के हिसाब से, तो क्या होगा कि वो तार को गलाना शुरू कर देगा। वो बहुत सारी कंडीशंस हैं, सब लोग जानते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि उसके जैसा हम यहाँ पे मटेरियल रेजिस्टेंस का यूज करेंगे उसी हिसाब से करंट यहाँ पे फ्लो होके जाएगी। इसको ही कहते हैं धारा। तो यही हमारी मेन चीज़ थी। इसमें क्या है कि उतनी तेज़ी से जैसा मटेरियल हम यहाँ यूज किए होंगे उतनी तेज़ी से इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए जाएंगे यहाँ पे ऐसे। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उन्हीं के दर को कि कितनी प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं तो करंट निकाल लेंगे, या फिर वोल्टेज और करंट के रिलेशन से भी वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रिलेशन से भी हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं चालक का प्रतिरोध, इसे बैटरी, इसे धारा, इसे वोल्टेज। ठीक है, ये सब चीज़ हमको याद रखनी है। टेबल एक टेबल से ही सीखने के लिए हम क्या क्या टेबल बना दी हमने जैसे। तो इसमें क्या है कि धारा का सिंबल क्या होता है आई, मात्रक क्या होता है ए एम्पियर, और सूत्र क्या होता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और आई बराबर वी अपॉन आर भी होता है, लेकिन वो होता है वोल्टेज रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से, और एक ये होता है। ठीक है, इतना याद रखना है हमको। ठीक है, तो ठीक है, इस चीज़ों को याद रखो, एकदम पढ़ते रहो। और ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारे पास ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ को दो भागों में बांटा गया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, विद्युत प्रवाहन बल, विद्युत चुंबकीय बल, यहाँ आगे लिख लेना विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, विद्युत प्रवाहन बल किसको कहते हैं, तो देखो इसको पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल दैट टेंड्स टू गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि विद्युत प्रवाहन बल वह बल है जो विभवांतर द्वारा विद्युत प्रवाह का जन्म देता है। मतलब हम किसी जब भी कोई बैटरी लगाते हैं किसी तार में तो कुछ न कुछ उसमें वोल्टेज जो है एक दूसरे से कम हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए जो उसमें फोर्स लगता है, मतलब जो अभी हम पढ़े थे कि यहाँ पे मान लो ये तार है तो इसमें करंट फ्लो हो रहे हैं, करंट का मतलब जो है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उस फ्लो कराने के लिए जो बल लगता है उसको ही क्या कहते हैं, विद्युत प्रवाहन बल कहते हैं। मतलब ये है कि इसमें लगा हुआ जो मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे, कोई ऐसी चीज़ फ्लो होकर आएगी जो उस मेटल में बहेगी, तो इसमें लगे हुए मटेरियल की वजह से वो रुकने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए क्या होगा, एक बल लगेगा जो इसको बहाएगा। ठीक है, तो इसमें करंट को बहाएगा। तो जब इसमें करंट बहेगा, वो इलेक्ट्रॉन बहेंगे, तो उसको एक बल की ज़रूरत होती है, उसी बल को क्या कहते हैं, विद्युत प्रवाहन बल। ठीक है, देखो ऐसे समझ सकते हैं, एक समझने का तरीका है। ठीक है, जैसे उसमें क्या है कि मान लो एक ये वायर है, एक ये वायर है, तो इसमें जो है मेटल ठोस वायर है, सॉलिड वायर है, तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जब बह के जाएंगे तो इसमें लगे हुए मेटल की वजह इसमें भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी अणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों विद्यमान होते हैं। तो ये जो है उसको बहने से रोकेंगे, तो बहेगा तो उसमें एक बल लगेगा, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत प्रवाहन बल कहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, फोर्स यहाँ फील्ड गलत लिख गया है, क्षेत्र जो है यहाँ पे क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ बल होगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, यहाँ बल लिख देना, क्योंकि फोर्स मीन्स बल होता है, फील्ड लिखते हैं यहाँ पे तो हम क्षेत्र होता है। ठीक है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल वह बल है जो का एक क्षेत्र जिसमें विद्युत चुंबकीय दोनों घटक होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल विद्युत का वह एक क्षेत्र है जिसमें विद्युत और चुंबकीय दोनों घटक होते हैं। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो रही हो और वहाँ मैग्नेट भी लगी हुई हो, ऐसी जगहों पर
जिसके परिणाम स्वरूप एक विद्युत आवेश की गति होती है और एक निश्चित मात्रा में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा आती होती है। यह मोटरों, जनरेटरों एवं लपेटे तारों के बीच चुंबक होती है। यह सबसे अच्छा सबसे अच्छा उदाहरण क्या है इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो एक मोटर है। ठीक है, मोटर है, जनरेटर है। इसमें क्या है समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वो विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है कि विद्युत और चुंबक जहाँ दोनों लगे हों उस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए जिस बल की ज़रूरत होती है वो विद्युत चुंबकीय बल होता है। ठीक है, और क्षेत्र अगर कोई पूछे तो वहाँ पर जनरेट जो पूरा एरिया होता है उसी को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चुंबक भी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराती है क्योंकि उसमें अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो उनके बीच में एक बल लगने लगेगा तो उसको ही विद्युत चुंबकीय बल कहेंगे। ठीक है, जो जिस तरीके से लगा होगा उसी तरीके से फ्लो कराएंगे, वो अलग अलग डिपेंड करता है किस तरीके से उनको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, विद्युत उसी को उसमें जो उस वक्त जो कार्य हो रहा होगा उसी को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम बोल ही चुके हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, MOTOR या फिर GENERATOR, मोटर या जनरेटर। इसके अंदर कभी भी खोल के देखोगे तो इसमें कॉपर की बाइंडिंग होती है कि उसे वहीं पर चुंबक भी लगी होती है, तो उनकी जो वर्किंग अगर सीख लेते हैं तो उनको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का पूरा समझ में आ जाता है। तो ठीक है, अभी इतना याद रखना है, इसको याद रख के, और बाकी जब मोटर और जनरेटर पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये सब एकदम डिटेल्ड में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको 2 पेजों मतलब इनको इतना कंप्लीट करो 2 हेडिंग्स को, और बाकी कल फिर वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो उससे आगे पढ़ना। तो इससे कंटिन्यू पढ़ते रहो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीखोगे नहीं तो फिर टेस्ट कैसे दे पाओगे आगे के। अभी तो ये सभी कुछ हो जाएगा लेकिन टेस्ट नहीं दे पाओगे, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बहुत अच्छे से बेल आइकन को भी दबा लेना, और रोज़ ही जितनी वीडियो आए उसको रोज़ के रोज़ ही नोट्स बनाना और ईयर से मतलब लीड लगा के केवल सुन लेना ही बहुत ही ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल हम सब कराएंगे, सब सिखाएंगे कि क्या कैसे होता है। ठीक है, ठीक।